हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप यू विल फिट एंड फाइन. आई एम ओवर हेयर विद योर सब्जेक्ट सोशल साइंस क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट पार्ट थर्ड. तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कैसे कौन से एम्परर हुए हैं मौर्य डायनेस्टी के, एंड आफ्टर अशोका व्हाट हैपेंड, व्हाट अबाउट दियर सक्सेसर एंड व्हाट अबाउट मौर्यन एम्पायर. So let's start now. For 50 years after Ashoka, अशोक के बाद 50 सालों तक वीक सक्सेसर continued to rule. अशोक के बाद 50 सालों तक कैसे शासक होते रहे? कमजोर शासक, कमजोर उत्तराधिकारी होते रहे. After Ashoka, Kunal become the king who has been called धर्म विवर्धन in दिव्यावदान. अशोक के बाद कौन राजा बना? कुणाल, जिसको दिव्यावदन के अनुसार धर्म विवर्धन भी कहा जाता है या दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है. अकॉर्डिंग टू राजतरंगिनी, जालोक वाज अ रूलर ऑफ कश्मीर एट दैट टाइम. राजतरंगिनी के अनुसार उस समय जालोक कश्मीर का राजा हुआ करता था. अकॉर्डिंग टू तारानाथ, अशोकाज सन वीरसेन, तारानाथ के अनुसार एक अशोक का पुत्र हुआ है जिसका नाम है वीरसेन, हैड बिकम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गंधार. वो गांधार का स्वतंत्र शासक बना, स्वतंत्र राजा बना. एज कुणाल वाज ब्लाइंड, जैसे कि कुणाल अंधा था. मगध एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रति. तो मगध का जो शासन है, मगध की बागडोर है, किसके हाथों में थी? कौन देखता था? कुणाल का पुत्र संप्रति. कुणाल सन दशरथ आल्सो रूल्ड ओवर मगध. कुणाल का एक पुत्र हुआ है दशरथ, उसने भी मगध पे शासन किया है. कुणाल सन दशरथ आल्सो रूल्ड ओवर मगध. ही हैड गिवन द नागार्जुना केव्स टू आजीविकास एंड चैरिटी. और उसने जो नागार्जुन की गुफाएं थी, नागार्जुन की केव थी, उसने उनको किसको दे दिया था? आजीविकास को दे दिया था, इन चैरिटी, दान में. बृहद्रथ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर. मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ. ओके, हिज ब्राह्मण मिनिस्टर पुष्यमित्र शुंगा, उसका एक पंडित मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग. ही assassinated him and founded the शुंगा डायनेस्टी. पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की. मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, इनके समय में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? A centralized government system was established for the first time in India during Mauryan period. मौर्य काल के दौरान ही भारत में पहली बार सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, केंद्रीकृत शासन, इसकी स्थापना की गई मौर्य साम्राज्य में फर्स्ट टाइम. डिस्पाइट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ किंग, यद्यपि सत्ता किसके पास होती थी? राजा के पास. मीन्स जो पावर होती थी वो किसके पास होती थी? राजा के पास. ही वॉज नॉट ऑटोक्रेटिक, फिर भी वो निरंकुश नहीं होता था. कौटिल्य हैज डिस्क्राइब्ड 7 कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट. कौटिल्य ने राज्य के 7 कंपोनेंट्स बताए हैं. कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशा, सेना एंड मित्र. The king used to appoint the chief minister and priest. राजा किनकी नियुक्ति करता था? चीफ मिनिस्टर एंड प्रीस्ट, मुख्यमंत्री और पुरोहित, पुजारी की. आफ्टर ड्यूली चेकिंग, और मुख्यमंत्री और पुजारी की नियुक्त करने के लिए क्या करता था? वो उनकी चेकिंग करता था. ड्यूली चेकिंग दियर कैरेक्टर्स, उनका चरित्र कैसा है, उनकी आदतें कैसी हैं, इस परीक्षण के बाद ही उनको चेक करके मुख्यमंत्री या पुजारी बनाया जाता था.
दिस प्रोसेस वॉज नोन एज उपाध परीक्षण। इस प्रक्रिया को उपाध परीक्षण कहा जाता था। These people used to be dignified members of the Council of Minister। और जो मंत्रिमंडल होता था इसके ये सम्मानीय सदस्य हुआ करते थे। अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अलावा, देयर वाज आल्सो परिषा मंत्रिणा विच वाज आल्सो फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल और मिनिस्टर के अलावा क्या होता था? परिषा मंत्रिणा होता था, जो एक प्रकार का क्या था? मंत्रि परिषद था। काउंसिल मिनिस्टर हुआ करता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करता था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्थ। 18 विभाग थे, 18 विभागों का उल्लेख किया गया है 18 डिपार्टमेंट्स का, और जिनको क्या कहा जाता था? कॉल्ड तीर्थ हैव बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इनको मेंशन किया गया है, इनका उल्लेख किया गया है। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थार इज नोन एज महामत्य। और इन तीर्थों का जो प्रेसिडेंट हुआ करता था, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स का, उसको महामत्य कहते थे। मिनिस्टर मंत्री, प्रीस्ट पुरोहित, कमांडर सेनापति एंड प्रिंस युवराज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थाज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थाज हुआ करते थे। नेक्स्ट वन इज समहर्ता। हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। समहर्ता की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी? रेवेन्यू को कलेक्ट करना, कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का रिकॉर्ड रखना, एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट, और वार्षिक बजट को तैयार करना। ये काम होता था समहर्ता का। नेक्स्ट वन इज सन्निधाता, जिसको ट्रीजर या खजांची भी कहते हैं। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द किंगडम। जो सन्निधाता होता था उसका कार्य क्या होता था? साम्राज्य के अलग अलग भागों में कोषगृह, ट्रेजरीज एंड ग्रेनरीज, भंडार गृह अनाज के, उनका निर्माण कराना। 26 डिपार्टमेंट हेड हैव बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में ऐसे 26 विभाग या उनके जो विभागाध्यक्ष होते हैं उनका उल्लेख किया गया है। डिपार्टमेंट हेड्स, विभागाध्यक्ष, विच इंक्लूड कोषाध्यक्ष, जिसको ट्रेजर कहते हैं, शीताध्यक्ष, जिसको एग्रीकल्चर, एंड पांड्याध्यक्ष, जिसको ट्रेड, सूत्राध्यक्ष, टेलरिंग एंड वीविंग, लूनाध्यक्ष, जिसको स्लॉटर हाउस, विविधाध्यक्ष, जिसको पॉस्चर लैंड कहते हैं, लक्षाध्यक्ष, इशूइंग करेंसी, मुद्राध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, बंधन गृहाध्यक्ष, अद्विका, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये कौन होता था? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुखिया। ईटीसी, ये सारे मुख्य डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। युक्ताज एंड उपयोक्ताज वर लोअर लेवल एम्प्लॉय। और कौन हुआ करते थे? युक्ताज हुआ करते थे और उपायुक्ताज हुआ करते थे। ये कौन होते थे? लोअर लेवल एम्प्लॉइज हुआ करते थे। अंडर द कंट्रोल ऑफ महामत्याज एंड हेड्स। और ये जो उपायुक्त और युक्ताज ये वर्क करते थे किसके अंडर में? अंडर द महामत्याज एंड हेड्स, महामत्य और उनके जो मुख्य होते थे उनके अंडर में। देन आता है, ये हमने पढ़ लिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। इन अशोकाज राइन, अशोक के शासन के दौरान 5 प्रोविंसेस, हाउ मेनी? 5। तो अशोक के शासन के दौरान मगध में 5 प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन बताए गए हैं। दीज इंक्लूड, इसमें कौन कौन शामिल थे? उत्तरपथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, ओशली,
दक्षिण पथ, सुवर्णगिरी एंड मध्य प्रदेश, जिसको पाटलिपुत्र कहा जाता था उस समय। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज एडमिनिस्टर्ड बाय रॉयल ऑफिसर्स नेम्ड। जो प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था है वो किसके नाम से की जाती थी? रॉयल ऑफिसर्स नेम्ड कुमार और आर्यपुत्र। ठीक है, प्रांतों का जो शासन है वो राजवंशीय रॉयल ऑफिसर्स नाम से किया जाता था और ये कौन सी पोस्ट होती थी? कुमार या आर्यपुत्र। द प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू विषया, और जो प्रांत होते थे वो किस में बटे होते थे? विषया में, विच यूज टू बी अंडर द कंट्रोल विषयपति, और जिसके ऊपर किसका नियंत्रण होता था? विषयपति का। स्थानिक वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्थानीय प्रशासनिक मुखिया होता था उस जिले का। एंड ही यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ समहर्ता, और वो किसके नियंत्रण में रहता था? समहर्ता के नियंत्रण में। गोपा यूज टू बी द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो गोप था ये प्रशासनिक सेवा की सबसे छोटी इकाई थी, स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। एंड ही यूज टू बी हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ 10 विलेजेस, और इसके अंडर में, गोप के अंडर में कितने गांव की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी? एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ऑफ 10 विलेजेस। एन ऑफिसर कॉल्ड प्रदेशत्री, एक अधिकारी हुआ करता था जिसको प्रदेशत्री कहा जाता था। यूज टू बी फंक्शन अंडर समहर्ता, ये भी किसके अंडर में वर्क करता था? समहर्ता के। एंड यूज टू मॉनिटर द वर्किंग ऑफ स्थानिक गोपाज एंड विलेज ऑफिसर, और किनके कार्यों की समीक्षा करता था? वर्किंग ऑफ स्थानिक गोपाज एंड विलेज ऑफिसर्स। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, शहर का प्रशासन कैसा था? अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज के अनुसार सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स। एक काउंसिल हुआ करती थी जिसमें कितने सदस्य होते थे? 30, उनके द्वारा हैंडल की जाती थी। एंड हु वर डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज, और इन 30 मेंबर्स की काउंसिल को 6 कमेटीज में बांटा गया था, 6 समितियों में बांटा गया। विद 5 मेंबर्स इन ईच कमेटी, और प्रत्येक समिति में, प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य रखे गए? 5। द फर्स्ट कमेटी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी। जो पहली कमेटी थी, फर्स्ट कमेटी, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? इंडस्ट्री एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करना, उनकी देखरेख करना। एंड सेकेंड कमेटी लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स, दूसरी कमेटी जो विदेशी मैटर्स होते हैं, विदेशी होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करती थी। थर्ड कमेटी केप्ट रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो तीसरी कमेटी थी वो जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखती थी। द फोर्थ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, जो चौथी थी वो काहे के लिए? व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए मॉनिटरिंग करती थी। एंड द फिफ्थ कमेटी यूज टू मॉनिटर सेल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो पांचवी कमेटी थी वो काहे के लिए वर्क करती थी? सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, जो भी सामान बना है उसकी सेल की मॉनिटरिंग करती थी। ठीक है। द सिक्स कमेटी वुड कलेक्ट 1/10 ऑफ द सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल्स टैक्स, और जो छठी कमेटी हुआ करती थी उसका वर्क क्या था? जो भी मूल्य, विक्रय मूल्य होता था, ठीक है, उसका कौन सा हिस्सा? 10th पार्ट, 1/10 पार्ट जो विक्रय होता था उससे वसूलती थी। मिलिट्री सिस्टम, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मिलिट्री देयर वॉज अ सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट विच वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज। मिलिट्री को व्यवस्थित करने के लिए, उसके संगठन को बनाए रखने के लिए यहाँ अलग से सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट था, विच वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज, और जो कितनी समितियों में बैठा था? कितनी कमेटीज में? 6 कमेटीज में, कॉन्सिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स इन ईच कमेटी, और प्रत्येक कमेटी में कितने सदस्य थे? 5 मेंबर्स। दिस कमेटी यूज टू लुक आफ्टर 5 डिपार्टमेंट्स ऑफ द आर्मी, और ये कमेटी क्या करती थी? आर्मी के जो 5 डिपार्टमेंट्स थे उनकी देखरेख करती थी, विच इंक्लूड, और इस डिपार्टमेंट में जो 5 डिपार्टमेंट्स थे उसमें कौन कौन शामिल थे?
पैदल जिसको इन्फेंट्री कहते हैं, अश्व जिसको हम कैवलरी कहते हैं, हाथी सोल्जर्स ऑन एलिफेंट, रथ सोल्जर्स ऑन चैरियट एंड द नवल फोर्स। ठीक है, ये 5 डिपार्टमेंट्स थे, इनको ये जो समिति बनाई गई इनकी वो देखभाल करती थी। मिलिट्री अफेयर्स वर मॉनिटर्ड बाई अंतपाल। जो मिलिट्री अफेयर्स होते थे उसकी देखरेख करने वाले को क्या कहते थे? अंतपाल कहते थे। He was also responsible for management and monitoring the bordering regions। वो उनकी व्यवस्था करने के लिए एंड जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं उनकी देखरेख करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के अनुसार उन्होंने एक किताब लिखी है मेगास्थनीज ने जिसका नाम है इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य हैड अ ह्यूज आर्मी। चंद्रगुप्त की जो आर्मी थी बहुत ही विशाल थी, बहुत बड़ी, जिसमें क्या था? 6 लाख सोल्जर्स ऑन फुट, जिसमें 6 लाख पैदल सिपाही थे। 50,000 हॉर्समैन, 50,000 घुड़सवारी सेना थी। 9,000 एलिफेंट्स, और 9,000 हाथियों वाली सेना थी। एंड 800 चैरियट्स, और 800 रथ सेना। इतनी विशाल सेना हुआ करती थी मौर्य एम्पायर की। जुडिशियल सिस्टम, न्याय प्रणाली। द एम्परर यूज्ड टू बी द सुप्रीम हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम। जो न्याय व्यवस्था होती थी उसका शासक, सुप्रीम हेड, मुखिया होता था। ठीक है, मीन्स प्रशासनिक सेवाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? एम्परर, शासक। विलेज कोर्ट्स वर प्रेजेंट एट लोअर लेवल। निचले स्तर पे विलेज कोर्ट भी उपस्थित थे, प्रेजेंट थे। इन विच द ग्रामिणी एंड ग्राम वर्धा यूज टू प्रोनाउंस जजमेंट। और जो लोअर लेवल के कोर्ट होते थे इसमें फैसले कौन सुनाता था? ग्रामीणी अथवा ग्राम वर्ध अपना निर्णय देते थे। संग्रहण, द्रोणमुख वर द कोर्ट्स ऑन लोकल एंड जनपद लेवल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इसके बाद संग्रहण और द्रोणमुख कोर्ट हुआ करते थे। एबव ऑल देयर वाज अ सेंट्रल कोर्ट ऑफ पाटलिपुत्र। और इन सभी के ऊपर क्या हुआ करता था? पाटलिपुत्र में एक सेंट्रल कोर्ट हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम संघ एंड किंग कोर्ट, ऑल द अदर कोर्ट वर ऑफ 2 टाइप। ग्राम संघ एंड किंग्स कोर्ट। ग्राम संघ और किंग कोर्ट को छोड़ के बाकी सभी न्यायालय, बाकी सभी कोर्ट्स कितने प्रकार के होते थे? वो 2 टाइप्स, 2 प्रकार के होते थे। धर्मस्थ्य, द वर्क ऑफ pronouncing judgment in these court was in the hands of 3 धर्मस्थ्स who were expert of religious scripture और व्यवहारिक and 3 आमत्स्य। तो धर्मस्थ्य में क्या होता था? इसका जो जजमेंट होता था, these courts was hands of 3 धर्मस्थ्स। इनका जजमेंट 3 धर्मस्थ्स के हाथ में होता था। Who were expert in religious scriptures, जो किसमें निपुण होते थे? धार्मिक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, धर्मशास्त्र में जो निपुण होते थे उनके हाथ में, और अव्यवहारिक अथवा व्यवहारिक और एंड 3 आमत्स्य अथवा 3 आमत्स्य, इनके हाथों में इसका डिसीजन या जजमेंट होता था। धर्मस्थी यूज टू बी टाइप ऑफ सिविल कोर्ट। धर्मस्थी एक प्रकार का कैसा न्यायालय होता था? कैसा कोर्ट? सिविल कोर्ट हुआ करता था। केस एसोसिएटेड विद, और इस कोर्ट में किससे संबंधित केसों की सुनवाई होती थी? एसोसिएटेड विद थेफ्ट, रॉबरी एंड लूट, आल्सो नोन एज सहाज, जिसको सहाज भी कहा जाता था, वर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ धर्मस्थीय कोर्ट। तो ऐसे मामले कहाँ लाए जाते थे? धर्मस्थीय कोर्ट में। केसेस एसोसिएटेड विद अब्यूजिंग, defamation, beating etc were also brought in these court। ये भी केस इन कोर्ट्स में लाए जाते थे, which were called
वाक पौरुषे और दंड पौरुष। ये जो केस लाए जाते थे अब्यूजिंग, डिफमेशन एंड बीटिंग, ठीक है, इनको वाक पौरुष या दंड पौरुष कहा जाता था। कंटक शोधन, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट, ये कैसे कोर्ट हुआ करते थे? फौजदारी, क्रिमिनल। 3 प्रादेष्ट्री एंड 3 आमस यूज टू जज डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड कंसर्न्ड पर्सन। इसमें कौन कौन होता था? 3 आमस, 3 प्रादेष्ट्रीज, ये जजमेंट सुनाया करते थे, ठीक है। जो फैसले होते हैं उनको जो किसके किसके बीच होते थे? डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट एंड कंसर्न्ड पर्सन, जो राज्य और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बीच। द सिटी मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड व्यवहारिक महामत्य, जो सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसको उस समय व्यवहारिक महामत्य कहते थे। एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वॉज कॉल्ड रज्जुक, और जो समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसे रज्जु कहते थे। अकॉर्डिंग टू चाणक्य, चाणक्य के अनुसार देयर वर 4 मेन पार्ट्स ऑफ लॉ, जो कानून होता है उसके कितने अंग थे? 4। धर्म, व्यवहार, चरित्र एंड शासन, ये 4 पार्ट हुआ करते थे। मौर्यन सोसाइटी, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल सिस्टम ऑफ मौर्यन पीरियड थ्रू टेक्स्ट। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय के सोशल सिस्टम के बारे में, सामाजिक तंत्र कैसा था मौर्यन पीरियड में। कुछ टेक्स्ट हैं उनसे, कौन से? सच एज कौटिल्याज अर्थशास्त्र, कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी हुई इंडिका, एंड फ्रॉम अशोकाज रॉक एडिक्ट, और अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए हैं उनसे। कौटिल्य हैज़ रिगार्डेड वर्णाश्रम सिस्टम एज द फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कौटिल्य ने कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण सिस्टम है, ये फाउंडेशन है, नींव है काहे की? सोशल ऑर्गेनाइजेशन की, सामाजिक संगठन की। कौटिल्य हैज़ आल्सो मेंशन्ड अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ दीज 4 वर्णाज, और कौटिल्य ने इनके क्या व्यवसाय हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, इनके बारे में भी बताया है। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 वर्णाज, इन 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य हैज़ आल्सो मेंशन अबाउट सेवरल अदर कास्ट, कौटिल्य ने और कई अदर कास्ट के बारे में भी मेंशन किया है, जैसे निषाद, पार्श्व, रथकर, काष्टा, वेदक, सूत, चांडाल etc। ये 4 वर्णों के अलावा भी ये कुछ जातियों के बारे में भी बताया है। मेगास्थनीज हैज डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी इनटू 7 कास्ट इन हिज बुक इंडिका। मेगास्थनीज ने जो भारतीय समाज है उसको 7 कास्ट में बांटा गया है, अपनी किताब इंडिका में उन्होंने बांटा है। दीज इंक्लूड्स दार्शनिक, जिनको फिलासफर कहते हैं, किसान, फार्मर्स, कारीगर और शिल्पी, कारीगर और शिल्पी जिनको हम क्राफ्टमैन कहते हैं, सैनिक जिनको सोल्जर कहते हैं, निरीक्षक इंस्पेक्टर कहते हैं, एंड सभासद एंड शासक। इन हिज क्लासिफिकेशन, जो मेगास्थनीज ने वर्गीकरण बताया है समाज का, इन हिज क्लासिफिकेशन मेगास्थनीज हैज़ इग्नोर्ड, उन्होंने भुला दिया है किसको? डिफरेंस बिटवीन कास्ट, कलर एंड क्रीड, किसी की जाति, वर्ण और व्यवसाय, उसका रंग कैसा है, उसका व्यवसाय कैसा है, उसको उन्होंने इग्नोर किया है। जो भी उन्होंने समाज को अलग अलग वर्णों में बांटा है उसमें इन चीज़ों को उन्होंने प्रेफर नहीं किया है। ड्यूरिंग मौर्य पीरियड द कंडीशन ऑफ वुमेन कैन नॉट बी सेड टू बी प्रोग्रेसिव। मौर्य शासन के दौरान हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं थी, बट स्टिल दे वर इन अ बेटर पोजीशन एज कंपेयर टू द स्मृति पीरियड। लेकिन अगर हम इसकी तुलना मौर्य पीरियड में जो वुमेन्स की कंडीशन थी उसका कंपैरिजन
स्मृति पीरियड से करें तो इसकी अपेक्षा मौर्य पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन बेटर थी। एंड दे वर अलाउड टू रीमैरी एंड परफॉर्म नियोग, और इस समय उनको किस चीज़ की अनुमति हो गई थी? रीमैरी, पुनर्विवाह एंड नियोग को करने की अनुमति हो गई थी। शुंग डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी वॉज फाउंडेड इन 185 BC बाई पुष्यमित्र शुंग। पीछे पढ़ा आपने कि शुंग वंश की स्थापना एक ब्राह्मण सेनापति हुआ करता था बृहद्रथ का, तो बृहद्रथ की हत्या करके उसने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र असैसिनेटेड हिम एंड ऑक्युपाइड द थ्रोन। पुष्यमित्र ने क्या किया? बृहद्रथ की हत्या कर दी और सिंहासन को ग्रहण कर लिया। ही रूल्ड टिल 151 BC, और उसने 151 BC तक शासन किया। ही कॉन्कर्ड सेवरल वार्स एंड परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े और उसमें विजय प्राप्त की। एंड परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ ट्वाइस ड्यूरिंग हिज राइन, और जब तक वो राजा रहा मीन्स अपने शासनकाल में उसने 2 बार क्या कराया? अश्वमेघ यज्ञ कराया। रिनोड संस्कृत ग्रामेरियन पतंजलि वाज हिज प्रीस्ट इन द यज्ञ, और जो बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के फेमस संत हुए हैं पतंजलि, तो उन्होंने ही अश्वमेघ यज्ञ करवाया। मीन्स अश्वमेघ यज्ञ में पतंजलि इनके पुरोहित पंडित हुआ करते थे। आफ्टर पुष्यमित्र, अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत एंड देवभूति वर द मेजर रूलर्स ऑफ शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र के बाद ये कुछ शासक हुए हैं शुंग डायनेस्टी के। देवभूति वॉज डिथ्रोन्ड बाई अमात्य वासुदेव अराउंड 73 BC। जो देवभूति हुआ करता था उसको अमात्य वासुदेव ने 73 BC के आसपास सिंहासन से हटा दिया, उसका सिंहासन छीन लिया। सतवाहन डायनेस्टी, A person named Simuk laid the foundation of Satavahan dynasty in 60 BC in Andhra. A person जिसका नाम सिमुक था उसने सतवाहन डायनेस्टी की स्थापना की, फाउंडेशन डाली इन 60 BC। कहाँ? आंध्रा। और ये क्षेत्र कहाँ है? द वैली ऑफ रिवर गोदावरी एंड कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी की घाटी है। दिस डायनेस्टी इज नोन बाय द नेम ऑफ आंध्रा एज वेल एज सतवाहन डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी को आंध्रा और सतवाहन दोनों नामों से जाना जाता है। सिमुकाज राइन इज रिगार्डेड टिल 37 BC। सिमुक का जो शासन है वो कब तक माना जाता है? 37 BC तक। आफ्टर दैट हिज सन सतकर्णी फर्स्ट बिकम द रूलर। उसके बाद जो उनका पुत्र हुआ है सतकर्णी फर्स्ट, वो राजा बना। सतकर्णी फर्स्ट टुक द सतवाहन डायनेस्टी टू ग्रेट हाइट्स, और जिसका पुत्र हुआ है जब राजा बना सतकर्णी तो वो सतवाहन डायनेस्टी को बहुत ही ऊंचाइयों तक ले गया। सतकर्णी फर्स्ट परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ। सतकर्णी फर्स्ट ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए। थ्रू दिस ही एस्टेब्लिश हिज इंडिस्प्यूटेबल एम्पायर, जिसके तहत उसने बहुत बड़ी सार्वभौम, इंडिस्प्यूटेबल, जिसके साथ कोई झगड़ा न कर सके, ऐसी सत्ता स्थापित की। तो पूरे दक्षिण भारत पे अक्रॉस द एंटायर साउथ इंडिया। हिज कैपिटल वॉज प्रतिष्ठान, मॉडर्न पैठन। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? प्रतिष्ठान, जिसको हम वर्तमान समय में पैठन के नाम से जानते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, और ये कहाँ स्थित है? गोदावरी बैंक के किनारे पे। आफ्टर सम टाइम ऑफ द डेथ ऑफ सतकर्णी फर्स्ट, कुछ समय बाद सतकर्णी फर्स्ट की मृत्यु के बाद, ड्यू टू द इन्वेजन मेड बाई सकाज, शकों के द्वारा आक्रमण किए जाने के कारण, द पावर ऑफ सतवाहन स्टार्टेड डिक्लाइन,
जो सातवाहन वंश की ताकत थी, शक्ति थी, वो क्या होने लगी, डिक्लाइन, कम होने लगी। एंड द रूल ऑफ शकाज क्षत्रप डायनेस्टी बिगेन इन महाराष्ट्र, और जो शक थे उनका जो क्षत्रप रूल हुआ करता था वो धीरे धीरे महाराष्ट्र में उसका शक वंश का शासन शुरू हो गया, विच इज नोन एज वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी, जिसको पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जाना जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी हुआ है। हु वॉज द 23rd रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, और ये सातवाहन वंश का कौन सा रूलर था, 23वां। एलिमिनेटेड द पावर ऑफ वेस्टर्न क्षत्रप, इसने क्या किया, जो पश्चिमी क्षत्रप ने अपनी पावर फैलाई थी, उसका विस्तार किया था, उसको एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। एंड रीएब्लिश्ड द पावर, और दोबारा से अपनी पावर को वहाँ स्थापित कर दिया। प्रॉस्पेरिटी एंड रूल ऑफ हिज डायनेस्टी, ठीक है, तो अपनी जो इसकी डायनेस्टी थी सातवाहन, उसकी पावर, प्रॉस्पेरिटी और रूल को दोबारा से अपने वंश की रूल को स्थापित कर दिया। वशिष्ठ पुत्र पुलवामी गॉट मैरिड टू द डॉटर ऑफ सकाज महाक्षत्रप रुद्रद्रमन प्रथम। तो जो वशिष्ठ पुत्र पुलवामी हुआ है, उसने विवाह कर लिया जो शक क्षत्रप हुआ है महाक्षत्रप रुद्रद्रमन, उसकी पुत्री से। बट रुद्रद्रमन स्नेच्ड द इंटायर किंगडम फ्रॉम हिम, लेकिन रुद्रद्रमन ने क्या किया, उससे पूरा राज्य छीन लिया। किससे, पुलमामी से। विच ही ऑक्युपाइड बाई डिफीटिंग द वेस्टर्न क्षत्रप, जिसको उसने वेस्टर्न क्षत्रप को हरा के हासिल किया था। यज्ञश्री, जिनको सतकर्णी कहा जाता है, हु वॉज द 27th रूलर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। यज्ञश्री जो सातवाहन वंश का कौन सा शासक हुआ है, 27th। रीऑक्युपाइड सम पार्ट्स ऑफ रीजन फ्रॉम द क्षत्रप्स ऑफ उज्जैनी एंड रीएस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ ही डायनेस्टी। उसने दोबारा से कुछ भूभाग रीऑक्युपाई कर लिया, क्षत्रपों से छीन लिया, जो उज्जैन के क्षत्रप थे वहाँ से। एंड रीएस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ हिज डायनेस्टी, और अपनी जो वंश की ग्लोरी है उसको दोबारा से स्थापित किया। यज्ञश्री सर्कुलेटेड सेवरल टाइप्स ऑफ करेंसीज, यज्ञश्री ने बहुत सारे सिक्के भी चलाए। एंड शिप्स वर इनस्क्राइब्ड ऑन सम ऑफ देम, और उन सिक्कों पे शिप्स उकेरे गए थे। दिस शोज दैट हिज एम्पायर एक्सटेंड टिल द ओशियन, इन सिक्कों पे जो जहाज़ों की आकृति है वो ये दर्शाती है कि उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, एक्सटेंड टिल द ओशियन, सागरों तक। ऑल द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुज़म, वो सब हिंदू धर्म के मानने वाले थे, अनुयायी थे। दे एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ वैदिक यज्ञ, और उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की, क्या है कि वैदिक यज्ञ की। एंड वर्णाश्रम सिस्टम इन द सोसाइटी एंड कॉन्टिन्यूसली फॉस्ट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, उन्होंने वैदिक यज्ञ और समाज में वर्ण की व्यवस्था को चलाया, और हमेशा जो विदेशी यवन होते थे, ठीक है, फॉरेन इन्वेडर्स, उनसे क्या करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ाई करते रहे अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स एंड द यवनाज एंड द सकाज, ठीक है। विदेशी आक्रमणकारी जो यवन और शकाज हुआ करते थे, उनसे वो लगातार युद्ध करते लड़ते रहे। दे प्रोवाइडेड ह्यूज ग्रांट टू बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट एंड जैन विहाराज एंड रेस्ट हाउसेज, उन्होंने बहुत अधिक जो बौद्ध तथा जैन विहार होते थे उनको बहुत सारा अनुदान दिया। इन दियर पीरियड ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, इनके शासन के दौरान जो व्यापार होता था, कॉमर्स वाणिज्य होता था, कृषि, ठीक है, इंडस्ट्रीज, इसमें बहुत अधिक विकास हुआ। एंड करेंसीज मेड ऑफ सिल्वर, कॉपर, लीड एंड ब्रॉन्ज वर इन सर्कुलेटेड, और इनके शासन के दौरान
जो करेंसीज हुआ करती थी सिल्वर की बनी हुई, कॉपर की बनी हुई, लीड और ब्रॉन्ज की, वो उस समय सर्कुलेशन में थी, प्रचलन में थी। दे वर द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग लैंड, जिसको अग्रहर कहते हैं। ये पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने टू द ब्राह्मण्स, ब्राह्मण होते हैं, पंडित होते हैं, उनको जमीन को अनुदान में देना शुरू किया, जिसको अग्रहर कहा जाता था। ये पहला वंश हुआ, फर्स्ट डायनेस्टी। द सातवाहन किंग बिल्ट मैनी चैत्याज एंड विहाराज इन वेस्टर्न डेक्कन, जिस वंश के जो राजा हुए हैं उन्होंने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य और विहार बनवाए हैं। पश्चिमी दक्कन में कार्ला चैत्य इज द मोस्ट फेमस अमॉन्ग देम, और उन्हीं में से जो कार्ला चैत्य है ये बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। दिस चैत्य इज 40 मीटर लॉन्ग, इसकी कितनी लंबाई है? 40 मीटर। 15 मीटर हाई लैंड, एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ चैत्य आर्किटेक्चर, ये 40 मीटर लंबा एंड 15 मीटर ऊंचा है, और इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है बहुत ही एक्सलेंट है, शानदार है।